तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा, और जिस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 16 साल की लड़की नूर से, जो कि अपने माता पिता के साथ दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर पहुंचकर वो रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। नूर यहां पर बताती है कि उसका बलात्कार हुआ है, और नूर के साथ जो हुआ था यहाँ पर नूर सब कुछ बता दिया था। तो बलात्कार के केस में सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, इसलिए नूर को उसकी फैमिली के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर वाहन बहुत सारी मीडिया थी, इसलिए नूर का फेस कर दिया जाता है। अब आगे हम उसी बापू को देख पाते हैं, जिसके ऊपर ये सारे इल्जाम लगे हुए थे। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कहानी दरअसल बापू आसाराम की कहानी है। पुलिस वाले इसकी तरफ बस पहुंचने ही वाले थे, और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले पहुंचकर बाबा को गिरफ्तार कर लेते। किसी बाबा ने नूर के साथ गलत किया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं पीसी सोलंकी और पूनम चंद सोलंकी को, क्योंकि वो ऑलरेडी वकील है और एक सीधा साधा इंसान भी, और उसके घर में उसकी माँ के साथ छोटा बेटा रहता है। तो आगे हम बाबा को कोर्ट ले जाते हुए देख पाते हैं, और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि बाबा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाबा के बहुत सारे भक्त हैं और उसके काले कारनामों के बारे में उन्हें सब पता नहीं है। तो अदालत में यहाँ पर जज साहब बाबा को बता रहे होते हैं कि उनके ऊपर कितने सारे जुर्म लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ बाबा उनसे कहता है कि वो निर्दोष है और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। और यहाँ पर बाबा को जो वकील होता है वो बस ये चाहता है कि उस किसी तरह से बाबा की रिहाई मिल जाए, और उन्हें रिहाई चाहिए, और रिहाई पाने के चक्कर में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो यहाँ पर 15 दिन की पुलिस कस्टडी मांगता है, जो कि उन्हें मिल जाती है। तब बाबा को 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बाबा का बेटा शर्मा जी के पास कॉल करता है, जो कि बाबा का वकील होता है। यहाँ पर शर्मा जी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ 15 दिन चाहिए, उसके बाद उन्हें बेल मिल जाएगी। शर्मा जी को ये बहुत सब कुछ आसान लग रहा था, जो कि इतना आसान बिल्कुल नहीं था। आगे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के वकील मतलब कि लड़की के वकील को देख पाते हैं, जो कि लड़की के माता पिता से मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पे नूर के पिता से कहता है कि वो जल्द ही तुम्हें से इंसाफ दिलाएगा और बाबा को एक लंबी जेल भी दिलवाएगा। ये सब कहने के बाद वकील यहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसके पास एक कॉल आता है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल ये वकील बाबा के साथ मिल गया है, और उसने उन्हें 7 करोड़ की डील भी कर ली है। तभी हम देखते हैं कि वकील ने अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो नूर के घर पर ही भूल गया था। यहाँ देखकर नूर के पिता तुरंत ही वकील को गाड़ी की चाबी वापस करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें समझा जाता है कि ये वकील गद्दार है। अब वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और यहाँ पर अफसरों को सारी बात बताते हैं। तब अफसर इन 2 लोगों को एक नाम सजेस्ट करता है, और वो नाम होता है दरअसल पीसी सोलंकी का। वो तुरंत ही पीसी सोलंकी से मिलने के लिए निकल चलते हैं, क्योंकि पुलिस के हिसाब से पीसी सोलंकी इस केस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। पीसी सोलंकी वो यहाँ पर सब उनसे सारी बातें करते हैं, और नूर से अपने चेहरे को कवर किया हुआ होता है। तो यहाँ पर सोलंकी उनसे कहते हैं कि वो अपने फेस के कवर को हटा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नूर के पिता सोलंकी को बताने लगते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। तब नूर के पिता यहाँ पर सोलंकी को बताते हैं कि नूर को जो बाबा है एक स्कूल में पढ़ा करती थी और उन्हीं के हॉस्टल में रहा करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से नूर के पेट में दर्द हुआ। तब वार्डन ने तुरंत ही मेरे पास कॉल किया, मैं तुरंत ही वहां पर पहुंच गया। वार्डन ने मुझे बताया कि नूर के ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए बाबा के पास ले जाना चाहिए। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं तुरंत ही दिल्ली पहुंच गया था बाबा के पास, लेकिन आश्रम में पता चला कि बाबा तो जोधपुर गए हुए हैं। ये सुनने के बाद तुरंत ही जोधपुर चले गए थे, जहां पर बाबा का दरबार में ढेर सारे लोग भी थे। वो लोग बाबा से मिलने के लिए, और बाबा उन्हें बताते हैं कि वो कमरे में जा रहा है, और जब वो नूर को बुलाएगा तब तुम बच्ची को मेरे पास भेज देना। और फिर थोड़ी देर बाद बाबा नूर को बुला लेता है। नूर जैसे ही कमरे में जाती है तो यहाँ पर बाबा नूर की कहता है कि तुम मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बड़े बड़े लोग मेरे पैर की धूल चाटते हैं। जिसके बाद बाबा ने नूर के कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान बाबा को 16 साल की लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, और ये सब कुछ नूर सोलंकी को रोते रोते बता रही थी, और ये सब
कुछ लिखते हुए सोलंकी के हाथ भी कांप जाते हैं। वो समझ जाता है कि नूर के साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ है। आगे वो बताती है कि वो बाबा की कुटिया से बाहर निकली, लेकिन उनसे ये बात अपने परिवार को नहीं बताई थी। और फिर उसने फाइनली 6 दिन बाद अपनी सारी बातें अपने माता पिता को बताई थी, कि सुनने के बाद वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए, एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद सोलंकी नूर के परिवार वालों से कहता है कि यह बहुत सारी ज्यादा रेयर केस है और इसमें आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा, तभी आपको इंसाफ मिल सकता है। नूर की फैमिली वाले समझ जाते हैं कि सोलंकी बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए नूर के पिता यहाँ पर सोलंकी से उनसे फीस पूछते हैं। नूर के चेहरे की एक स्माइल आए तो सोलंकी ने एक केस टेक ओवर कर लिया था। जोधपुर में के कोर्ट में यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है शर्मा जी की, जो कि अपोजिशन वाला था। तो यहाँ पर शर्मा जी जज साहब से कहता है कि बाबा के ऊपर से वो बाबा के ऊपर से जो जुवेनियन के चार्जेस हटा दे, क्योंकि वो 13 अगस्त को जो कुछ भी हुआ था तब नूर 16 साल की नहीं बल्कि 18 साल की हो चुकी थी। और वो यहाँ पर दयानंद सागर स्कूल के एक मार्कशीट भी आते हैं जिसमें उसकी एज 1994 दिखाई जा रही है, मतलब कि नूर जो है कि वो 18 साल की हो चुकी थी। इसलिए शर्मा जी जज साहब से वो बुनियाद के चार्जेस हटाने को कहते हैं। तो यहाँ पर सोलंकी जज साहब से कहता है कि जब चार्जशीट फाइल की गई थी तब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, और ये कहता है कि जब मेट्रो स्टेशन सर्टिफिकेट अगर हो तो किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट होती है, और एज के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो होता है वो 10th की मार्कशीट ही होती है। तब बाबा को बेल को डेनी कर दिया जाता है और एक बार फिर से उन्हें बेल नहीं मिलती है। अब अगले दिन हमें मालूम चलता है कि इस केस को रामचंद्र रवानी लड़ने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, और अब वो बाबा का केस लड़ेंगे। रामचंदानी जो होते हैं बहुत ही कम केस से हारे हुए होते हैं, और सोलंकी उनका भी जो असिस्टेंट बिट्टू होता है वो भी रामचंदानी के बहुत बड़ी फैन होते हैं। इसके बाद इस केस को जोधपुर के हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो कोर्ट में आते ही रामचंदानी जो है वो है काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर जज साहब से कहते हैं कि जब एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी तब ये केस समाप्त हो चुका था। वो यहाँ पर बताते हैं कि जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी उससे पहले ही लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करा दिया गया था, क्योंकि पूरी तरह से इलीगल है। तब यहाँ पर सोलंकी उनसे पोस्ट को बारे में बताता है, और जिसका मतलब होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बाद निर्भया केस के बाद ये लागू हुआ था, जो कि एफआईआर से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया जा सकता है। पर रामचंदानी शायद यही सोच रहे थे कि सोलंकी को पोस्को के बारे में नहीं मालूम होगा, इसलिए यहाँ पर हम हमारे सोलंकी को सारा होमवर्क करके आए थे। और रामचंदानी को ऐसा लग रहा था कि वो शायद बाबा को बेल को करा लेंगे, लेकिन एक बार फिर वह नाकामयाब हुए और बाबा को इस बार भी फिर बेल नहीं मिली। देखते ही सोलंकी के सर को खरीदने की पहल जारी हो जाती है, और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसके अपने बैग में 20 करोड़ रुपए भर कर ले आते हैं, और वो यहाँ पर सोलंकी को खरीदना चाहते थे। लेकिन सोलंकी उनसे कहते हैं कि ना तो मैं उसे कुछ चाहिए, उसकी फैमिली कुछ चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो लोग नहीं जा पाते हैं। तब सोलंकी उन पर थोड़ा सा गुस्सा और फिर बाद में शहर सब इंस्पेक्टर से पास कॉल लगा देती हैं, और ये देखने के बाद वो तुरंत लोग भाग जाते हैं। अब आगे कोर्ट में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दोनों तरफ से गवाही देते हैं, जिनमें पहुंचकर स्कूल टीचर भी शामिल थे, कुछ लोकल लोग भी शामिल थे। यह पर एक ऐसा आदमी भी था जो बाबा के साथ 1995 से काम कर रहा था, और वो यहाँ पर नूर के पक्ष में गवाही देता है। वो उन्हें बताता है कि उसने बाबा को कई बार लड़कियों के साथ उल्टा सीधा करते हुए देखा है। आगे नूर के पिता को कटघरे में पेश किया जाता है, जहाँ पर शर्मा जी उनसे कुछ सवालात करते हैं। यहाँ पर शर्मा जी नूर के पिता से कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिन्हें सुनकर यहाँ पर नूर के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो शर्मा जी के ऊपर भड़क उठते हैं। जिसके बाद नूर को कटघरे में पेश किया जाता है। यहाँ पर उनके सवाल
करना शुरू कर देता है और यहाँ पर फिर से शर्मा जी नूर से बहुत ही गंदे तरीके से सवाल करते हैं। पर सोलंकी ने नूर को पहले ही समझा दिया था कि अभी शुरुआत है, इसके बाद तुम आगे पब्लिक के सामने गंदे गंदे तरह के सवाल किए जाएंगे और उनके जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए। सारी बात याद करते हुए नूर यहाँ पर बेधड़क सारी सवालों के जवाब दे देती है। आगे हम देखते हैं कि बाबा का जो बेटा होता है उनके ऊपर वो उत्पीड़न के चार्जेस लग जाते हैं। खोज इस आदमी के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं। कुछ लोग उसके पास जाते हैं और उसके मुंह पर तेजाब फेंककर उसकी जान ले लेते हैं। ये सारी न्यूज़ सोलंकी जी को जो है वो अगले दिन अखबार में पढ़ता है। ये सब कुछ देखने के बाद सोलंकी समझ जाता है कि जीतने की भी गवाह हैं वो सेफ नहीं है और वो भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। इसलिए तो जब सोलंकी अगले दिन कहीं जाता होता है तो तभी वो देखता है कि उसके पीछे 2 लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर सोलंकी चुपचाप से चला जाता है, थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद वो अपने मोबाइल से एक मैसेज छोड़ता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी बोलेरो इसका जोरदार पीछा करने लगती है तो सोलंकी भी अपने स्कूटर फुल रफ्तार में भगाने लगता है और आगे जाकर हमें मालूम चलता है कि वो दरअसल मैसेज सोलंकी ने पुलिस को किया था। और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है लेकिन उन बदमाशों को नहीं पकड़ पाती। अभी यहाँ से सोलंकी कोर्ट पहुँचता है और जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि गवाहों को मिल रही थी जान जाने की धमकी। अगर वो कोर्ट पहुँचे तो गवाही देंगे तो हम तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार देंगे। इस वजह से बहुत सारे गवाह जो कि कोर्ट में नहीं आ सकते थे। अब आगे हम नूर के स्कूल के टीचर को देख पाते हैं जो कि कटघरे में आते ही है और ये टीचर तब की होती है जब नूर ने नर्सरी में पढ़ा रही होती है। यहाँ पर दरअसल में उन्होंने एक सर्टिफिकेट सबमिट किया था जिन्होंने नूर की एज जो है 18 साल की हो चुकी थी और इसकी डेथ सर्टिफिकेट पर था 1994 और जो उन्होंने सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो था फर्स्ट क्लास का। पर यहाँ पर सोलंकी यहाँ पर ये साबित कर देता है कि ये सर्टिफिकेट सब फेक है। वो इनसे कहता है कि स्कूल के सारे सर्टिफिकेट के एविडेंस उसके पास है। वो उनसे बताता है कि नर्सरी में नूर बहुत अच्छा पढ़ा करती थी और नर्सरी KG 1 और KG 2 के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका प्रमोशन कर दिया गया था, जिसका मतलब कि वो फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि डायरेक्ट सेकंड क्लास में पहुंच गई थी। तो फिर तुम लोगों के पास क्लास फर्स्ट की मार्कशीट कैसे पहुंची? इस तरह से सोलंकी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि नूर की एज जो है वो 18 साल से कम थी। अब आगे हम देखते हैं कि बाबा के गुंडे जो हैं वह शहर में फैलते जा रहे हैं और वह गवाहों को चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए शहर के अफसर सोलंकी और उनके गवाहों को प्रोडक्शन देते हैं, जिस पर सोलंकी भी उनके गवाहों को प्रोडक्शन लेने को मान जाता है। और फिर अगले दिन सोलंकी के पीछे हम एक कांस्टेबल को देख पाते हैं जो कि हमेशा सोलंकी के साथ रहने लगता है। जिसके बाद सोलंकी अपने असिस्टेंट बिट्टू से कहता है कि उसे वो इस केस से निकाल रहा है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो बिट्टू को केस से निकाल देते हैं। जिसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि इस केस को टेक ओवर करने के लिए आए थे वेंकटेश्वर स्वामी जी, जो कि पहले से कानून मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर सोलंकी उनका बहुत बड़ा फैन था, इसलिए बूंद से बात करने के लिए आता है और उन्हें बताता है कि नूर का केस लड़ रहा है। ये सुनने के बाद स्वामी उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही बड़े महात्मा के खिलाफ केस लड़ रहे हो। कहते हैं कि उसके स्कूल से हॉस्पिटल से जो कि लोगों की जान बचाते हैं। तब यहाँ पर सोलंकी उनसे कहते हैं कि उनके स्कूल के हॉस्पिटल से उनका कोई मतलब नहीं है कि यह किसी का रेप करने का परमिशन मिल जाए। उसके बाद स्वामी जज साहब की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इससे पहले कि वो केस पर आ पाते, केस शुरू होने से पहले ही सोलंकी जो है वो इस केस को रोक देता है। वो उनसे कहता है कि बाबा की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है कि यहाँ पर स्वामी उनका केस टेक ओवर कर ले। और उसके बाद 1970 का एक ऐसा केस भी है जिसके बारे में आपको बताते हैं कि ये ऐसा पहले भी हो चुका है, जिसके बाद बाबा की एक बार फिर से बेल्ट नहीं हो पाती है।
अब आगे हम सोलंकी को हम एक कार में देख पाते हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ था। अभी इसके बाजू में दो लोग आते हैं, वो सोलंकी को घूर कर देख रहे थे और तभी अचानक से वो अपनी गन निकालकर सोलंकी के ऊपर गोलियां चलाकर उसे जान से मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोलंकी दरअसल एग्जामिनेशन में खोया हुआ था और ऐसा लग कुछ भी नहीं हुआ था। अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि ढेर सारे वकील थे जो कि बाबा के पक्ष में केस लड़ रहे थे। वो यहाँ पर जो सबसे पहले कहते हैं कि बाबा को कुछ बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका मतलब इलाज जो है कि वो इंडिया में नहीं हो सकता, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अमेरिका ले जाना होगा। पर यहाँ पर सोलंकी उनसे कहता है कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज इंडिया में ना हो सके। चलो ठीक से उस बीमारी का इलाज जो है कि वो इंडिया में नहीं हो सकता, लेकिन जो भी बाबा को बीमारी हुई है उसकी कम से कम जांच तो इंडिया में हो सकती है। तो बाबा को अब जो भी गंभीर बीमारी हुई थी उसकी जांच के लिए बाबा को एग्जामिनेशन कराने के लिए अस्पताल भेज जाता है। तो फाइनली बाबा की जांच जो है वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर कोर्ट में सभी को मालूम चलता है दरअसल बाबा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। दरअसल बाबा के लोगों का ये प्लान था कि वह किसी तरह से परमिशन ले और बाबा का ट्रीटमेंट कराने के लिए दौरान वो अमेरिका ले जाए, और अगर एक बार अमेरिका बाबा चले गए तो इसके बाद इंडिया कभी आते ही नहीं। तो फिर एक बार बाबा को बेल नहीं मिलती, मेल डे नहीं हो जाता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बाबा को एक बार फिर से बेल नहीं मिलती। तो फाइनली अब वो दिन भी आ जाता है जब सभी को इस दिन का इंतजार था। 2013 में ये केस शुरू हुआ था और अब 2018 में जजमेंट मतलब कि लास्ट हियरिंग थी, तो केस शुरू होता है। और यहाँ पर शर्मा जी हर वो कोशिश करते हैं बाबा को बचाने की। वो यहाँ पर कोर्ट के सामने बात करते हैं कि बाबा एक बहुत बड़ा महापुरुष है जिसके ऊपर से हॉस्पिटल, स्कूल, उन्होंने इंडिया को क्या क्या कुछ नहीं दिया, और अगर उन्होंने कुछ गलती की भी है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए उसकी। जिसके बाद स्पीच चालू होती है। सोलंकी यहाँ पर कोर्ट में एक ऐसी स्टोरी सुनाता है। वो उनसे कहता है कि श्री राम ने रावण का वध किया था, इसके बाद भी उसे मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। उसने सालों तक महादेव के सामने तपस्या की, इसके बावजूद महादेव ने उन्हें माफ नहीं किया था। ये देखकर पार्वती जी ने उनसे कहती हैं कि आखिर यह इंसान इतना तपस्या कर रहा है, इसके बावजूद आप उसे माफ क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर महादेव उनसे कहते हैं कि ये माफी के काबिल नहीं है। महादेव अपनी पत्नी को बताते हैं कि 3 तरह के पाप होते हैं। एक होता है पाप जो कि जाने अनजाने में हो जाता है, दूसरा पाप अति पाप होता है, जिसमें चोरी, चाकरी, गुंडागर्दी जैसा केसेस आते हैं, तीसरा होता है महापाप जिसमें बलात्कार और हत्या तक के जुर्म शामिल है। तो पार्वती जी उनसे कह देती हैं कि जो लोग रावण ने किया है वो तो अति पाप में आता है, क्योंकि उन्होंने तो सीता जी का सिर्फ अपहरण किया था, जिस पर कि महादेव उनसे कहते हैं कि ये जरूर अति पाप में ही आता है। लेकिन जब रावण ने सीता जी का अपहरण रावण बनकर ही किया होता, लेकिन इसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव संसार के सारे साधुओं और सनातनियों पर सदियों तक रहेगा। इसलिए इन इंसान को माफ नहीं किया जा सकता। और ये जो इंसान बाबा है वो रावण है और इंसान को कतई माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात भी किया है, बच्चों के साथ विश्वासघात किया है और भगवान का नाम लेकर इसने सबको गुमराह कर दिया, विश्वासघात किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस इंसान को मौत की सजा दी जाए। तब जज साहब यहाँ पर बाबा को एक जेल में सजा सुनाते हैं और यहाँ पर जेल में सजा सुनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो सजाएं पहुंच जाती हैं उम्र कैद। वैसे तो वो बाबा के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, लेकिन ये चार्ज सबसे बड़ा था, तो बाबा को उम्र कैद की सजा मिलती है और ये देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जो कि सही भी है। तो इस तरह से नूर को इंसाफ मिल जाता है। हालांकि वो कुछ
तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो दुख था वो जरूर कम हुआ होगा। तो इस तरह से सोलंकी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और महज सिर्फ नूर की एक छोटी सी स्माइल के खातिर उसने अपने 5 साल इस केस में ला दिए और आखिरकार उसे सफलता मिल गई। और दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है कि कैसे हमारे देश में धार्मिक गुरुओं की आम जनता के बीच जबरदस्त मान्यता है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये फिल्म भी ऐसे धर्मगुरु की कहानी कहती है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित थी। तो क्या हुआ था जैसे हम भगवान मानते थे वही पाप कर रहा था। यह कहानी एक ऐसे ही बाबा की थी कि जिसे लोग भगवान मानते थे और अपनी ही एक नाबालिग भक्त के साथ गलत कर दिया था। यह फिल्म उस नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने वाले वकील की थी। इस कोर्ट रूम ड्रामा को सबको देखना चाहिए था, न सिर्फ इसकी कहानी के लिए बल्कि इस सच के लिए, बल्कि मनोज बाजपेयी की जबरदस्त एक्टिंग के लिए भी। तो दोस्तों, इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक यू। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।